राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्याकांड में राजनीति हलचल और दबाव के बाद राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल पुलिस ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है और अब इस हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, जिसके बाद शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे क्राइम ब्रांच की एक टीम अपने साथ फोरेंसिक को लेकर पहुंची थी और आपको बता दें कि इस टीम यहां पर इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर चुकी है और हर एक छोटी बड़ी चीज को बारीकी के साथ देखा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि आसपास के लोगों से भी क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करेगी, साथ ही यहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी करेगी। लिहाजा आप देखना लाजमी होगा कि यह हत्याकांड आगे और किस मोड़ पर जाएगा। उधर दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि आप प्रवक्ता यानी कि सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदू बच्चों की हत्याएं के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि एक गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री पर लगा रहा हूं और इन हत्याओं के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। अमित शाह का क्या फायदा है नहीं पता, लेकिन हिंदू बच्चों की हत्याएं ना करवाए ताकि अपनी राजनीति रोटी सेक सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटिया कल्चर भाजपा की देन है कि जात बतानी पड़ती है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। रोज अखबारों में इस तरीके की हत्याओं की खबरें आम हो गई हैं। जब भाजपा सरकार में आई, एक समुदाय था जिसके मन में भाजपा को लेकर शंका थी। मुस्लिम समाज अक्सर सोचता था कि इनके राज्य में हम सुरक्षित नहीं हैं, उनको इनके ऊपर शंकाएं थी। मगर जैसे जैसे इनके राज को अब 6 साल हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इसके तो सैकड़ों उदाहरण हैं। खुद गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर, अन्य इलाकों के अंदर ये उदाहरण है। फिर दलित समाज के अंदर ये बात आने लगी कि इनके राज्य के अंदर दलित भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दलितों के ऊपर अक्सर हमले किए जाते हैं, चाहे गुजरात के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो। उत्तर प्रदेश में तो दलित की बेटी का बलात्कार होता है तो पूरी की पूरी योगी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। उस दलित की बेटी को इतना भी सम्मान नहीं मिलता कि उसकी चिता जो है उसके घर वाले जलाएं। रात को पेट्रोल से उसकी लाश को जला दिया जाता है और उसके भाई के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने मर्डर किया है। तो दलितों के अंदर बड़ी चिंता रही कि हम लोग भी भाजपा के शासन में अब सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 महीने में जो घटा है, जनवरी में और अब फरवरी में, जो नफरत सिख समुदाय के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं की आंखों में दिखी है, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सिखों के ऊपर, किसानों के ऊपर हमले किए हैं, उनको देशद्रोही, उनको उग्रवादी कहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे सिख लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लोग दंगा कराएंगे, ये लोग हमको मरवा सकते हैं। सिख समुदाय के अंदर अब ये बहुत ज्यादा डर है कि ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करा के हम लोगों को टारगेट करेंगे। सिख समुदाय जो है पूरा का पूरा जो है सुरक्षित नहीं है। और अब जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, और उस ट्रेंड को मैं आपको समझाऊंगा, मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लाठी, डंडे, चाकू लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे के घर में घुस के उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने। कैसे?
इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, रिंकू हत्याकांड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति सियासी रोटियां भी सेकने की कोशिश की जा रही है पक्ष और विपक्ष की तरफ से। अगर बात करें ये जिस तरीके से हत्या हुई है और वहीं अब पुलिस के साथ अब ये जो पूरी हत्या का कांड है, जो पूरा वारदात सामने आई है, वो अब ब्रांच टीम को सौंप दी गई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए भाई, जिस तरीके से बात करें इनको हत्याकांड की, तो कहीं ना कहीं उसकी जो गुत्थी है बिल्कुल उलझती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसके अंदर राजनीति भी देखने को मिल रही है और साफ साफ तो कहे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कह सकते हैं कि सार्वजनिक कैसे हिंसा जो हिंसा घटी थी, यानी कि बर्थडे पार्टी के अंदर, और कहीं ना कहीं वो तू में कि इतना बड़ा बवाल बन जाएगा कि किसी को भी नहीं अंदाजा नहीं था। मगर जिस तरीके से रिंकू हत्याकांड के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की जो अभी स्पेशल सेल है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब हर पहलू को गौर कर रही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम अब इसके अंदर शामिल हो चुकी है और दिल्ली पुलिस के हाथ से ये केस जो है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। मगर जिस तरीके से कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और हर पहलू यानी कि हर छोटी से छोटी चीजों को मुआयना किया जाएगा, हर व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, चाहे वो उसका पड़ोसी हो या फिर कह सकते हैं जो मरने वाले हैं उनके परिजन हो या फिर कहें आसपास के लोग हैं, उन सबसे पूछताछ की जाएगी और लगातार जो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी भी फुटेज चेक की जाएगी। यहां तक कि जिस रेस्टोरेंट के अंदर तू में हुई थी, यानी कि जो बर्थडे पार्टी बन रही थी, उस मालिक से भी पूछताछ की जाएगी, जो उसके अंदर कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मगर जिस तरीके से इसके अंदर अब राजनीति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक पहलू बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जब ये हिंसा हुई थी तो और हिंसा के बाद में बीजेपी के लोग इसमें उतरे थे, यहाँ तक कि आदेश गुप्ता जी उतरे थे और भी तमाम जो नेता थे वो शामिल हुए थे इसके अंदर। यहाँ तक कि आदेश गुप्ता ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कह सकते हैं मुआवजा दिया जो परिजनों को, और कहीं ना कहीं ये कहा कि दिल्ली सरकार जो है वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और दिल्ली सरकार इसके अंदर सामने आए। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से भी अब बयानबाजी हो रही है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर एक धर्म परिवर्तन के नाम पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से धर्म के नाम पर एक राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं हिंदू लोगों को सुरक्षित नहीं है और मुस्लिम लोग परेशान है और कहीं ना कहीं इस तरीके से दिक्कतें जरूर बन रही है। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ही के द्वारा जो अमित शाह के ऊपर आरोप है वो कह सकते हैं गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है, और कहीं ना कहीं एक राजनीति माहौल भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग में बीजेपी के लोग उतरे थे इसके अंदर और बजरंग दल का नाम लिया गया था और यहाँ तक ये कहा गया था बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, और रिंकू शर्मा, और कहीं ना कहीं उसकी जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं जानबूझ के की गई है और इसके अंदर एक राजनीति जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से अब बयानबाजी दी जा रही है या फिर सीधे कहें अमित शाह को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का एक कह सकते हैं कि नाम दिया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं एक हिंसा का नाम मिलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम लोगों ने, कुछ लड़कों ने मिलकर एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक राजनीति जरूर है। मगर इस तरीके की राजनीति अभी पुलिस ने स्पष्ट नहीं की है, क्योंकि पुलिस ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति ने मर्डर किया है या फिर हिंदू व्यक्ति का मर्डर हुआ है, मगर उन्होंने सिर्फ नाम दिए हैं कि रिंकू शर्मा का मर्डर जो है वो इन 4 आरोपियों ने किया है और उनसे पूछताछ की जाएगी, और ये सारी एक गुत्थी जो है वो पुलिस लेकिन राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है पुलिस के साथ अब ये जो हत्याकांड मामला है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अगर बात करें परिजनों की, जो रिंकू की हत्या जिस तरीके से हुई है, सदमे में है पूरा परिवार, डरा भी हुआ है, तो इस मुद्दे पर परिजनों को क्या कुछ कहना है? लगातार ये भी बताया जा रहा है कि 4 नहीं 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें आरोपी की यानी कि जो मृतक है उसके परिजनों की, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सदमे में है, और यहाँ तक कि जितनी भी उनसे मीडिया की बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे घरों पे शीशे तोड़े गए हैं, ईंट पत्थर फेंके गए हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीति नाम दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से ये कहा गया परिजनों की तरफ से कि वो नारे लगाता जय श्री राम के नारे लगाता था और पूरे इलाके के अंदर घूमता था, और यहाँ तक कि जो राम मंदिर है उसके चंदा भी इकट्ठा कर रहा था, कहीं ना कहीं इससे एक पहलू जरूर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राम मंदिर से जुड़ता हुआ भी मुद्दा नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक जो मर्डर किया गया है वो साफ जाहिर है कि कुछ लड़कों ने किस बात पर मर्डर किया था वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अब क्राइम ब्रांच इसके अंदर कदम रख चुकी है और वो हर तरीके की मुआयना करेगी। और यहाँ तक कि ये बात करें जिस तरह की जांच की, तो जांच के अंदर क्या लगता है, एक तरफ तो बताया जा रहा है जो रिंकू की हत्या हुई है वो एक बीजेपी प्रवक्ता भी था, दूसरी तरफ एक जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर ये हत्या की गई है। आखिर ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ये मामला है क्या, किस तरीके से हत्या हुई है और क्यों हत्या हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है आपको?
देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से कहा गया कि रिंकू शर्मा जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पहले ये कहा गया था कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है, फिर कहा गया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, और उसके अंदर जिस तरीके से वो नारे लगाता था पूरे इलाके के अंदर, यानी कि झंडा लेकर, जो वीडियो वायरल भी देखा हमने कि वीडियो के अंदर भी वो नारे लगाता वो घूम रहा है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर यही देखने को मिला। उसकी झड़प जरूर हुई थी, तूतुमा में जरूर हुई थी, मगर किस बात पर हुई थी, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी के अंदर अगर किसी बात को लेकर झड़प हुई थी तो वो कहीं ना कहीं यार दोस्तों ने मिलकर उसे सॉर्ट आउट भी किया था, मगर उसके बाद ये हिंसा हुई, घटना घटी थी। मगर ये अभी पुलिस जांच के अंदर पता लग पाएगा कि किस तरीके की घटना है और किस बात पर इसको मारा गया है। मगर जिस तरीके से चारों आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ में है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, मगर अब जो क्राइम ब्रांच इसके अंदर कदम रख चुका है, और क्राइम ब्रांच यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जिस जगह पर मर्डर हुआ था, जिस जगह पर ब्लड गिरा था, वहां तक के मुआयने सैंपल उठा लिए गए उन्होंने, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज की जो हर पहलू से गौर की जाएगी कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या क्या चीज उनको हाथ में लग रही है, और कहीं ना कहीं जब दिल्ली पुलिस नहीं है, अब क्राइम ब्रांच इसके अंदर कदम रख चुका है, तो लगातार साफ जाहिर है कि क्राइम ब्रांच राजीव, क्या लगता है जिस तरीके से ये रिंकू हत्याकांड हुआ है, पीठ पीछे ये चाकू घोंपा है, निर्मम हत्या की गई है, और लगातार जिससे ये जो आरोपी हैं वो चारों ये पांचों जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सभी मुसलमान थे, क्या लगता है कि धर्म को लेकर ये हत्या की गई है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें कि जो हिंदू लड़के की अगर मुस्लिम लड़के इस तरीके की हरकत करते हैं या घटना करते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर होती है, क्योंकि इसमें दो धर्मों का नाम जरूर जुड़ जाता है, क्योंकि जो करने वाले थे वो यानी कि मुस्लिम परिवार के थे, और कहीं ना कहीं जो जिसका मर्डर हुआ वो एक हिंदू परिवार से, तो इसको कहीं धर्म से नाम जरूर दिया जा रहा है, मगर अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वजह क्या थी, क्योंकि चारों आरोपियों के जो अभी बयान होंगे वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने होंगे, और पुलिस उसको बयानों को रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश करेगी, और उसके बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या था, यानी मुद्दा क्या था, किस वजह से उसकी हत्या की गई। मगर अभी जो परिजनों को कहना है कि वो जय श्री राम के नारे लगाता था, पूरे इलाके के अंदर घूमता था, और कहीं ना कहीं उससे मुस्लिम लोग जो थे वो चिड़े हुए थे, यहां तक कि आस पड़ोस। जी, तो राजीव, जिस तरीके से भी बताया जा रहा है, ये सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है इस हत्याकांड के साथ ही। वहां पर आप प्रवक्ता ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा है, वहां गृह मंत्री पर निशाना साधा है, कहा है कि हिंदू इनके राज में सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर आपकी क्या जानकारी है, क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि गृह मंत्री के ऊपर इसके लिए अमित शाह जिम्मेवार है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर है हिंदू मुस्लिम का जो नाम दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जब इस तरीके का नाम दिया जा रहा है और हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति होना तो लाजमी है। मगर जिस तरीके से स्टार्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पहले बीजेपी ने कदम रखा था, फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है, और कहीं ना कहीं अब गृह मंत्री तक इसमें शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनका भी नाम आ चुका है इसके अंदर, कि जिस तरीके से कहा गया कि अमित शाह के जिम्मेवार है इनके लिए और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर जिस तरीके की कोई राजनीति की जा रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा दिल्ली पुलिस के हाथ में क्या लग पाता है, क्योंकि क्राइम ब्रांच इसके अंदर कदम रखा है, तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच ही स्पष्ट करेगा कि वजह क्या थी, कारण क्या था, किन मुद्दों के कारण जो कुटुंबा हुई थी वो क्यों हुई थी, और इसके अंदर जो कहते हैं जो मर्डर किया गया वो क्यों किया गया। मगर जो और जो दोस्त थे उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी, या फिर क्राइम ब्रांच उन लोगों से भी पूछताछ करेगा जो उस पार्टी के अंदर चाहे वो बेटा था या फिर मालिक था या फिर चाहे जो पूरे यार दोस्त थे, जब कितने भी यार दोस्त थे उनसे सबसे पूछताछ की जाएगी। कारण जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक क्राइम ब्रांच इसको सॉल्व नहीं करेगा, कारण समझने के बाद में ही क्राइम ब्रांच जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद में ही देखना होगा कि पूरी गुत्थी का सोल्यूशन किस तरीके से निकलता है। मगर अभी जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीति जरूर देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर मंगलपुर की घटना को लेकर पूरे दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं हर इलाके के अंदर इसी तरीके की बात की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम का नाम जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो मुस्लिम परिवार का मरने वाला हो या फिर हिंदू परिवार का हो, मगर जिसने भी करा है ये शर्मनाक घटना है, और इसके अंदर राजनीति जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए की जा रही है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। जी तो राजीव, इसी के चलते परिजनों में एक डर बैठा हुआ है, जो जिस तरीके से रिंकू की हत्या हुई है तो उसी को लेकर उनको ये भी एक डर सताने लगा है कि कभी उनके साथ भी ऐसी वारदात ना हो जाए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या सुरक्षा को लेकर क्या वहां पर चाक चौबंद किया गया हुआ है? जिस तरीके से बात करें
परिजनों की तो परिजनों और यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी डरे हुए हैं। उन्होंने भी साफ कहा है कि अगर हमारे बेटे की जवान बेटे की इस तरीके की हत्या होती है तो फिर आगे जो पूरी गली के अंदर या फिर पूरे मोहल्ले के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि उनके घर पे ईंट पत्थर फेंके गए, शीशे के जो दरवाजे थे या फिर शीशे की जो विंडो थी वो तोड़ दी गई है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से परिवार जरूर डरा हुआ है। मगर देखना होगा क्राइम ब्रांच इस गुत्थी को किस तरीके से सोल्यूशन करता है और यहाँ तक की रिपोर्ट जो चारों आरोपी है उनसे क्या पूछताछ के सामने आएगा ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। मगर अभी स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो है वो पूरे इलाके के अंदर लगा दिया गया। राजीव, जिस तरीके से रिंकू ये भी बताया जा रहा है कि परिजनों का एक इकलौता लड़का था रिंकू, और पूरा जो अगर बात करें आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक स्थिति भी उनके घर की सही नहीं है, और पूरा जो घर का खर्चा चलाता था, कमाई थी, वो रिंकू के बदौलत से आती थी। अगर बात करें सरकार की तो सरकार किस तरीके से उनकी आर्थिक मदद कर रही है? सही कहा आपने, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये रिंकू ही एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे घर का खर्चा चलाता था, यहाँ तक कि जो इनकम सोर्स था वो उसी के द्वारा था। मगर जिस तरीके से अब वो नहीं है तो कहीं पूरे घर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और यहाँ तक कि अगर सरकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के अध्यक्ष जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 5 लाख रुपए का जरूर मुआवजा दिया है, मगर दिल्ली सरकार से भी अपील की थी कि वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवारों को दे ताकि जिस तरीके से उनका गुजारा बसर हो सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं घटना घटी है और कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो रिंकू शर्मा था। अब वो नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने घर की जिम्मेवारी कैसे उठेगी और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, ये जरूर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर क्योंकि जिस तरीके से राजनीति पहलू है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इसके अंदर भी कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जैसे भाजपा के जो जैसे आदेश गुप्ता जी है उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इसके अंदर कदम रखना चाहिए, उनको भी कुछ मुआवजा देना चाहिए। राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच की टीम और गहनता से जांच करेगी, क्या इसके अलावा कोई और खुलासे सामने आ सकते हैं या और कोई जो आरोपी थे औरों का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है? तरीके से बात करें क्राइम ब्रांच की तो क्राइम ब्रांच जरूर इसके अंदर चारों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि रिंकू के जो और दोस्त हैं या जो उस पार्टी के अंदर शामिल थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। यहाँ तक कि जो जिस रेस्टोरेंट के अंदर टूटू मामा हुई थी यानी कार सुनी हुई थी उस मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ के CCTV कैमरे भी चेक किए जाएंगे। यहाँ तक कि जो उनका खाना सर्व कर रहा था यानी कि बेटा जो था उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मगर जो आस पड़ोस के लोग हैं यानी कि क्या वो जिसके जो मर्डर करने वाले लोग हैं उनके वहाँ से भी पूछताछ की जाएगी, उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। मगर जो रिंकू शर्मा के परिजन है या फिर उसके आस पड़ोस के लोग हैं वो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि हर पहलू को छोटे से छोटे पहलू को गौर किया जाए और उनसे कारण पता लग सके कि किस वजह से मुद्दा ये उठा था या फिर किस वजह से मर्डर किया था। मगर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी जांच में जुटी हुई है, देखना होगा क्राइम ब्रांच क्या सबूत सामने पेश करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र पुणे में पूजा चौहान नाम की लड़की ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में उद्धव ठाकरे सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी उद्धव सरकार से मामले की कुछ दिन पहले मंत्री मुंडे पर भी बलात्कार का यह आरोप लगा था। मामला सुलझा लिया था तो वहीं पुणे में तीसरी मंजिल से कूदकर पूजा ने आत्महत्या कर ली। और वहीं ऑडियो क्लिप में मंत्री के खिलाफ मामला ये बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका दावा हो रहा है कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारी लड़कियों की प्रेरणा है कि इस वीडियो में वायरल हो रहा है और ऐसा घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही है। पूजा के एक मंत्री से प्रेम संबंध थे, कैसा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है इस तरीके की। तो वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन की पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने चौहान आत्महत्या के मामले में ADGP हेमंत नागराले को पत्र लिखकर मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि ADGP ऑडियो क्लिप कई दिनों से वायरल हो रहा है। बहुत जरूरी है कि इसमें नाम जुड़े हुए हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर अब विपक्ष आक्रामक हो रहा है, गुस्सा है और पूजा हत्या की जांच के लिए SIT की टीम गठन की मांग की है। तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले से गहनता से जांच करने का भरोसा भी दिया है। ते शिर्डी पर्यंतचा रस्ता जो आहे तो खुला केला जाईल। वनमंत्री संजय राठोड हे शिवसेनेच्या मंत्र्यांवरती विरोधकांकडनं खूप आरोप केले ठीक आहे, त्याच्याबद्दल चौकशी व्यवस्थित केली जाईल आणि जे काय सत्य आहे ते जनतेसमोर येईल आणि त्याच्यामध्ये ज्यांच्यावरती कारवाईची गरज असेल ती कारवाई होईल।
वनमंत्री नॉट रिचेबल आहेत ते समोर येऊन का खुलासा करत नाही असा प्रश्न होतो. असं आहे की मी जसं तुम्हाला म्हटलं की ह्याबद्दल सखोल चौकशी केली जाईल, पण गेले काही दिवस काही महिने काही वेळेला असं आपल्या लक्षात आलेलं आहे की आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न हा केला जातोय. तर असाही प्रयत्न होता कामा नये आणि त्याचबरोबरीने सत्य लपवण्याचाही प्रयत्न होता कामा नये. सत्य लपवण्याचा प्रयत्न होणार नाही. त्याच्यामध्ये जे काही सत्य असेल ते पूर्ण. स्वर्गीय पूजा चौहान के कथित खुदकुशी के मामले के सभी सबूत ये महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ जी के तरफ जा रहे हैं. मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वन मंत्री संजय राठौड़ जी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें. इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन हो, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स के साथ निवृत्त न्यायाधीश होने की आवश्यकता है. इस विषय में जो भी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सबूत है वो सबूत सबसे पहले पुलिस ने हाथ में लेने की आवश्यकता है. और यदि राज्य के मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर इस विषय को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते तो दुर्दैव से इस मंत्रियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ही काम कर रहे हैं, ऐसा हमको मजबूरन कहना पड़ेगा. और इसके लिए वन मंत्री संजय राठौड़ को बर्खास्त करे और ये प्रकरण की पूरी जांच करे, ये मांग. तो लगातार पूजा आत्महत्या मामले में सियासत गर्मा गई है. तीसरी मंजिल से कूदकर पूजा ने आत्महत्या की है. शिवसेना के मंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं. तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से मुरारी सिंह जुड़ गए. मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूजा ने आत्महत्या कर ली है और लगातार ये मामला सियासी घमासान बनाता हुआ जो नजर आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? मामला है, इसे लेकर लगभग एक सप्ताह के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस मामले को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो कि अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की बात किए हैं. करिश्मा, आपको बताएं कि इस सुसाइड केस के बाद लगभग एक के बाद एक कुल 11 ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं, जिसमें शिवसेना सरकार में वन मंत्री जो है कि संजय राठौड़ का नाम सामने आ रहा है, जिसे लेकर के लगातार जो है कि बीजेपी की तरफ से मांग की गई, चाहे चित्रा वाघ हो, चाहे अतुल भालतकर हो, या चाहे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. ऐसे में इन पूजा चौहान सुसाइड केस को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है. जहां पीड़ित परिवार न्याय की लिए मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी जो है सीधा उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है. जी तो मुरारी सिंह, लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के पहले भी एक और ऐसे मंत्री पर आरोप लगाए थे कि एक महिला के साथ बलात्कार किया था, लेकिन वो मामला हालांकि सुलझा भी लिया था और फिर उसके बाद एक और ऐसा मामला सामने आया है. जी करिश्मा, बिल्कुल सही. आपको बता दें कि ये मामला धनंजय मुंडे का था, जहां पर कई नेताओं ने उनके सपोर्ट में आए थे. लेकिन जो ये मामला पूजा चौहान का बताया जा रहा है, टिकटॉक स्टार थी, महाराष्ट्र के बीड़ की रहने वाली थी और ये पुणे में जो है इंग्लिश क्लासेस के लिए गई हुई थी. अपने भाई के साथ वहाँ रहती थी और देर रात तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगाया है. मेडिकल रिपोर्ट की माने तो उसमें जो है सर में गहरी चोट आई है. उसके बाद इसे आत्महत्या एडीआर के तहत मामला दर्ज बातचीत की होगी. जिस तरीके से पूजा ने आत्महत्या की है, तो उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? परिजनों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए और इस मामले में जो है कि जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी बच्ची कुछ दिन पहले ही घर से इंग्लिश क्लासेस के लिए गई थी. वो किसी भी प्रकार से कोई डिप्रेशन में नहीं थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी. उसके साथ जो घटना हुई है उसकी सच्चाई हमें पता लगनी चाहिए. वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो इस पूरे मामले की जांच करने की और दोषियों की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. जी करिश्मा. मुरारी सिंह, अब फिर इस मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं?
क्या अगर महाराष्ट्र सरकार के जिस तरीके से पहले जो मामला सामने आया था वो हालांकि तुल तो पकड़ा था लेकिन उसको शांत करा दिया गया था, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए करिश्मा, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि उन सारे पहलुओं को खंगाल रही है, उन सारे तथ्यों को खंगाला जा रहा है कि आखिर उसने आत्महत्या क्यों किया था, उसके पीछे की वजह क्या थी, और पूजा चौहान का जो मोबाइल सेल फोन था उसके डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, किन किन नंबरों पे उससे बातचीत हुई थी, खास करके उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है जो उसके संपर्क में थे, उसके दोस्त थे, और उन तमाम पहलुओं को पुलिस खंगाल रही है। लेकिन जो ऑडियो क्लिप इस समय चर्चा का विषय बना है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वन मंत्री जो शिवसेना के संजय राठौर हैं उनका जिक्र इस ऑडियो में हो रहा है। पुलिस इस पूरे ऑडियो की भी जांच कर रही है, जरूरत पड़ी तो फॉरेंसिक जांच होगी कि आखिर ये आवाज किसका है और क्या कुछ बातचीत हुई थी। जी मुरारी सिंह, क्या लगता है लगातार अब सियासी घमासान बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर बीजेपी नेता ने भी लगातार अब शिवसेना सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं लेकिन उद्धव सरकार पूरी तरह से शांत है। जी, ये कहना गलत नहीं है, बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है, चाहे इससे पहले का जो धनंजय मुंडे का केस रहा हो या फिर पूजा चौहान को लेकर के चित्रा वाघ ने जहां शिवसेना पर सीधा हमला किया है, वहीं बीजेपी प्रवक्ता अतुल भालतकर ने जो उद्धव सरकार को नाकामयाबी का प्रमाण बताते हुए उन्होंने कहा कि लगातार मुंबई सहित महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं घट रही है, लेकिन उद्धव सरकार महागठबंधन के हमाम में है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो मुरारी सिंह, क्या लगता है जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है गहनता से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, अगर 1% जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शिवसेना नेता के खिलाफ ये मामला है और कथित तौर पर उन्होंने आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, अगर एक तरफ उनका नाम शामिल होता है तो क्या लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए करिश्मा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी गुनहगार है उन्हें सजा दिया जाएगा, लेकिन किसी निर्दोष को इसमें नहीं लिया जाएगा, तो कहीं न कहीं जो डर था कि संजय राठौर के ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो कहीं न कहीं दूर है। पूरा मामला जो है उद्धव सरकार जांच की तरफ ले गया होगा। अगर जांच होती है और जो ऑडियो क्लिप है या मोबाइल से जो कुछ सुराग मिलते हैं या फिर इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, उसका कोई एविडेंस मिलता है, उसके आधार पर ही पुलिस जो स्टेटमेंट तैयार करेगी, उसके बाद उद्धव सरकार का फैसला होगा और फरमान जारी होगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव सरकार का बयान आया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले मामले के जैसा ही ये मामला भी छुपा लिया जाएगा। जी मुरारी सिंह, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तो आश्वासन भी दिया जा रहा है कि गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन अब क्या उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कब तक आरोपी पकड़ में आ पाएगा? देखिए, परिवार परिजन और समाज के लोगों की लगातार मांग हो रही है कि जिस तरीके से पूजा चौहान ने सुसाइड किया है, एक टिकटॉक स्टार थी, बहुत कम समय में ही सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों तक पहुंची थी, खुशदिल इंसान थी, उसने क्यों आत्महत्या किया इसकी जानकारी और कौन इसके दोषी है ये सामने आना चाहिए। वहीं परिवार के लोगों का भी यही कहना है कि हमने अपनी बेटी से बात किया था, हमारे संपर्क में थी, कभी किसी तनाव के बारे में या किसी प्रकार की कोई शिकायत उसने किसी के बारे में नहीं की थी, आखिर इस तरीके का कदम उसने क्यों उठाया इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं को लेकर के पुलिस, क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र सरकार की जितनी भी यंत्रणाएं हैं वो काम कर रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अजमेर और साथ ही मकराना में किसान महापंचायत को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने पहुंचे थे। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बटी हुई दिखाई दी थी इसी दौरान। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान महापंचायत के समारोह मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करते हुए नजर आए। और बात करें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की, तो वो अपने समर्थक विधायकों के साथ दिखे। लेकिन बड़ी शर्म की बात तो ये है कि राजस्थान पीलीबंगा में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करने का मौका तक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नहीं मिला।
और राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किसान महापंचायत के 2 दिवसीय दौरे पर विपक्ष बीजेपी ने साफ तौर पर इस पर कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा नजर आए। तो वहीं विपक्ष बीजेपी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के महापंचायत की चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत तो कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। तो वहीं इस 2 दिवसीय दौरे में आए राहुल गांधी ने राजस्थान की 2 खेमों में बटी कांग्रेसी पार्टी में लगी आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पे कहा है कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस दिन के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार गिर जाएगी। हुए मगर पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 2 मिनट के लिए सांसद मौन नहीं खड़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं अपने भाषण के बाद अकेले यहां 2 मिनट के लिए शांत खड़ा हो जाऊंगा किसानों का आदर करने के लिए, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए। और मैंने कहा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी का एमपी खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए, विपक्ष के एमपी खड़ा होना चाहते खड़े हो जाए, प्रधानमंत्री खड़ा होना चाहते खड़े हो जाए, मंत्री खड़ा होना चाहते खड़े हो जाए। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए राजस्थान से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी थे, लेकिन इसी बीच एक अहम चर्चा ये भी सामने आ रही है। तो जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत अलग अलग नजर आए थे, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर महापंचायतों का आयोजन हो रहा है वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके दोनों में अनबन बिल्कुल ही वहां पर महापंचायत सम्मेलन में जी राहुल गांधी ने बिल्कुल ही महापंचायत को संबोधित किया, लेकिन 2 खेमों में बटी कांग्रेस के अपनी पार्टी को एकजुट करने में वो नहीं दिखे। बिल्कुल इसमें मतलब जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जहां पर ये गुटबाजी चल रही है राजस्थान में कांग्रेस की, तो वहां पर पहुंचा जो है ना राहुल गांधी जहां पे पहुंचे वहां पर ये इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। इनको मिलाया नहीं, बात नहीं कर रही, लेकिन दोनों जो विपक्ष नेता एक दूसरे से अलग अलग बैठे हुए नजर आए, वहीं पे एक दूसरे से बात करते भी नजर नहीं आए। और बड़ी बात तो ये है कि तिलीबंगा में जहां पर संबोधित महापंचायत में सचिन पायलट को मौका नहीं दिया गया संबोधित करने का, किसानों को संबोधित करने का मौका नहीं मिला, उसको लेकर अपने पूर्व डिप्टी सीएम अपने सचिन पायलट के जितने भी समर्थक थे वो नाराज भी थे। और आपको बताएं जो नागौर के अंदर परवेश्वर के अंदर एक सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था और एन वक्त पर ये जो सभा है वो कैंसिल हो जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी गुटबाजी नजर आ रही है जी। तो भवानी सिंह, क्या लगता है जिस तरीके से एक तरफ तो लगातार महापंचायत की जा रही है, किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी एक 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, क्या लगता है किसानों के आड़ में वो अपनी पार्टियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिल्कुल किसानों के साथ में उन्होंने बिल्कुल ये हमला बोला मोदी सरकार और केंद्र सरकार पर, बिल्कुल ये इन्होंने हमला बोला कि किसी कानून, ये 3 कानून हैं वो जिसमें किसान अपने पूरी तरह इसमें बर्बाद हो जाएंगे और जो भी ये 3 कानून हैं वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल वो संबोधित करके किसानों को नजर आए। लेकिन जहां पर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 खेमों में बटी हुई कांग्रेस सरकार, वहीं पे ये जो पार्टी है दिग्गज नेता जो अपने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट है वो बिल्कुल अलग अलग सभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री से और इनके नहीं बन रही है क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अपने लालचंद जो है कटारिया साहब, उन्होंने बिल्कुल ही एक गाइडलाइन जारी की। उन्होंने बताया भी और बयान भी दिया है कांग्रेस के खिलाफ में अगर जहां पर मंत्रिमंडल का राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो राजस्थान की गहलोत सरकार गिर जाएगी। अब जो इनके कहने में जो
अपने अनबन है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसका मैसेज आने वाले विधानसभा में, आगामी विधानसभा में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और वहीं राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने बिल्कुल ही सभा संबोधित की और बिल्कुल ही किसानों के हित में बोले और हजारों की संख्या में किसान उस सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन इनमें अनबन को लेकर राहुल गांधी ने आग में लगी, मतलब आग के अंदर घी डालने का काम किया है और बिल्कुल ही इसका बिल्कुल विरोध कर रहे थे। और बीजेपी ने बिल्कुल ही इसको स्पष्ट कह दिया कि राहुल गांधी ने उल्टा आग को भड़काया है और दोनों दिग्गज नेताओं की आपसी दूरियों को कम करने में नजर नहीं आए। जी तो भवानी सिंह, क्या लगता है कि जिस तरीके से महापंचायत की है, राहुल गांधी में शामिल हुए थे अजमेर में, क्या आपसी गुटबाजी जिस तरीके से देखने को मिल रही है लगातार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, क्या महापंचायत से कुछ दूरी को कम कर पाई या नहीं? देखिए, महापंचायत का जो आयोजन हुआ जिसमें हजारों के किसान आए और किसानों को संबोधित किया, वहीं पे युवा भी आए। राहुल गांधी बिल्कुल जहाँ पर बसकर बताया जाता है जाट समाज का लेकर और सबसे ज्यादा जाट समाज के लोग किसान हैं, वहां पर बिल्कुल राहुल गांधी का समर्थन किया गया। लेकिन बड़ी अहम बात ये थी कि जो परबतसर में आयोजित रैली थी जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कहने में लाभ विभाग जो विधायक है उनको ये आयोजन का कार्यक्रम सौंपा गया था, लेकिन एन वक्त पर ये सभा कैंसिल होना ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं गुटबाजी इसमें नजर आ रही है। वहीं जहां पर मुख्यमंत्री के साथ में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के साथ में राहुल गांधी दिखे और वहीं सचिन पायलट को से दूरी बना के रखी, तो कहीं ना कहीं ये मतलब उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगा और समर्थक बिल्कुल ही राहुल गांधी के ऊपर नाराजगी। तो भवानी सिंह, जिससे अजमेर में महापंचायत हुई, दो दिग्गज नेता अलग अलग स्टेज पर बात करते हुए नजर आए, लेकिन इसी के चलते विपक्ष बीजेपी अगर बात करे तो वो भी लगातार निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस अपने किसानों के समर्थन कर रही है, महापंचायत कर रही है, लेकिन अपनी पार्टियों को ही नहीं बचा पा रहे हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ पर नागौर के अंदर इनका टैक्सी रैली का जो था कार्यक्रम और अजमेर में सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने बिल्कुल ही अपने किसानों को संबोधित किया, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री ट्रैक्टर के ऊपर नजर आए, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट वहाँ पर नजर नहीं आए। उन्होंने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया, अनुमति नहीं मिली कि इनके जो ट्रैक्टर को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी, ये दोनों भी दिग्गज नेता आपस में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को ये मौका नहीं मिला। इस पर नाराज इनके समर्थक जो अपने मकराना में ये है परबतसर, वहाँ पर ये बड़ी सभा को आयोजित करने वाले थे, जो एन वक्त पर एक सभा मतलब रद्द हो जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, होटल से जब रवाना हुए थे उस समय राहुल गांधी बिल्कुल ही गुस्से में नजर आए और उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। मीडिया ने बिल्कुल पूछा राहुल गांधी को कि महापंचायत को लेकर सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन वो बात करते हुए नजर नहीं आए और बिल्कुल ही मीडिया से बात नहीं की, वो गुस्से में नजर आए। इनके मतलब होटल के अंदर बहसबाजी भी चली थी, जो ये सभा जो हुई ना रद्द, उसको लेकर इनमें आपसी मतलब उतनी सत्ता हुई, उसको लेकर ये काफी नाराज दिखे और फिर वहां के लिए अजमेर के लिए निकल गए। और अजमेर में जो ट्रैक्टर रैली थी, फिर उन्होंने बिल्कुल ही अपना गुस्सा मोदी सरकार पर अपने निकालते हुए नजर आए। वहीं पर भी अपन बात करेंगे कि गुटबाजी ये है, आम जनता को ये गलत मैसेज आ रहा है कांग्रेस सरकार का कि इनके आपसी दिग्गज नेता आपस में नहीं बन रही है और किसानों के आज में रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने ही घर में जो है गुटबाजी उसको दूर नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। और जहां पर अपन बीजेपी की बात करें तो भवानी सिंह, क्या है कुछ कांग्रेस लगातार महापंचायत कर रही है, सचिन पायलट महापंचायत कर रहे हैं, अगर बात करें इन दोनों के बीच जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को भी आने वाले चुनाव को लेकर एक डर सताने लगा है कि एक दो दिग्गज नेता आपस में बात नहीं कर रहे, गुटबाजी हो रही है। क्या लगता है कि इस अगर अब बात नहीं बनी, क्या आने वाले महापंचायत में एक बार फिर से ये बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल करिश्मा, मुझे आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट सुनाई नहीं दी। जी भवानी सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है भवानी सिंह? भवानी सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी।
हाँ, तो इसमें बिल्कुल मैं जी। इसमें बताना चाहूंगा आपको कि महापंचायत जो भी ये कर रहे हैं कार्यक्रम, उसको लेकर बिल्कुल ही राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस सरकार, और बिल्कुल जब तक कानून वापस नहीं होंगे, ये सरकार वापस कानून नहीं लेगी, तब तक हमारी तो ये। भवानी सिंह, क्या लगता है, कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में है, महापंचायत कर रही है, सरकार की तरफ भी दबाव बनाने की पूरी तरह से कोशिश भी कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश कर रही है, क्या लगता है कि अब कितना दबाव बना सकते हैं सरकार पर? देखिए, दबाव अपने बनाने की बात है। देखिए, एक तरफ तो किसान दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, वहीं अपन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ये तो बिल्कुल विपक्ष का काम है कि सरकार के खिलाफ बोलना, और बिल्कुल ये जो महापंचायत को अगर नजरिए से देखा जाए, बीजेपी की ने भी आरोप लगाया है कि ये जो किसानों के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राहुल गांधी, ये आगामी विधानसभा को लेकर ये बिल्कुल वोट बैंक को अपने तरफ तैयार कर रहे हैं और किसानों के हित में बिल्कुल। ये तो मतलब बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो महा किसान पंचायत के नाम से ये संबोधित कर रहे हैं, जगह जगह आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस इस आंदोलन को लंबा चलाना चाह रही है। सरकार ने बिल्कुल बात रखी है कि आओ हमसे बात करें, लेकिन इसको इस आग को सबसे ज्यादा फैलाने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इस आंदोलन को लंबा चलाना चाह रही है और जहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं ये किसानों के हित में बात कर रहे हैं, कभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कभी विकास को लेकर बात करें, तो आपका मेन मुद्दा है 3 कानून को लेकर। इन्होंने बिल्कुल ही उद्योगपतियों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए मोदी सरकार पर, और कहीं ना कहीं ये है कि मतलब अपने राजस्थान के अंदर जो चल रही जुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए, तो वो किसान आंदोलन को लेकर क्या अच्छा निर्णय लेके आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब में आज निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो वहीं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पंजाब सरकार ने चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको, मतदान के लिए 19,000 पुलिसकर्मियों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। साथ ही मतदान के काम को सुचारू संचालित करने के लिए 20,510 कर्मचारियों को लगाया गया है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। तो वहीं पंजाब के 8 नगर निगमों और साथ ही 109 नगर परिषदों और साथ ही आपको बता दें कि नगर पंचायतों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया है कि मतदान को निष्पक्ष और अमन सुरक्षा के साथ पूरा करने के लिए कुल 30 IAS और साथ ही PCS अधिकारियों को बतौर नियुक्त किया गया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी पंजाब से हितेंद्र स्वामी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आज पंजाब में नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कितने जिस तरीके से उम्मीदवार अपने पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं इस मतदान को लेकर, मतदाताओं की बात करें तो मतदाता कितने उत्साहित हैं इसमें? बिल्कुल करिश्मा, अगर बात की जाए तो 8 नगर निगमों में आज चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार को देखने को मिला है तो कुछ उनका घटनाएं भी देखने को मिली कई जगहों पर। और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का पूरी तरीके से बहिष्कार जो है वो होता हुआ दिखाई दिया और उसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा जो है वो सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। करीब 19,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो चुनाव है वो करवाए जा सके। हालांकि जो विपक्षी दल है सभी ने चुनाव आयोग से ये सिफारिश की थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जाए, वो नहीं लगाए गए क्योंकि ये निकाय चुनाव है और पूरे राज्य में चुनाव नहीं है। इसलिए जो 19,000 पुलिसकर्मी हैं उनको उनकी तैनाती जरूर की गई है और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होंगे। अभी तक कोई भी इस तरीके की कोई खबर शुरुआत में सामने नहीं आई है और लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग है, हालांकि अभी इसमें बड़ी संख्या में लोग जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे वोटिंग करने के लिए। तो हितेंद्र, क्या लगता है जिस तरीके से मतदाता अपने मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों को, लेकिन अगर बातचीत की है तो वहाँ के मतदाताओं में किस तरफ, कौन सी पार्टी की तरफ रुख है? बिल्कुल अपनी अपनी पार्टी की तरफ रुझान होता है। जो कुछ लोग क्योंकि पहले से ही निर्धारित होता है कि कौन सी पार्टी के वो लोग हैं, तो अपनी पार्टी के उनमें उत्साह है देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बीजेपी के पक्ष में वोट होते थे वो कहीं ना कहीं खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और वो इस बार बीजेपी को वोट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ अच्छा रुझान जो है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में भी है तो कांग्रेस की तरफ भी रुझान है। तो वो अलग अलग जो कैडर होते हैं वो अपने अपने
पार्टी के लिए रुझान में होता है, लेकिन जो बीजेपी का वोट है वो इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अकाली दल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र स्वामी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में 10 महीने से बंद स्कूल मंगलवार यानी कि 16 फरवरी से खुलेंगे और स्कूल के अलावा कॉलेज भी मंगलवार को खुलेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने की हरी झंडी दे दी है और सोमवार तक स्कूल कॉलेजों को खोलने के संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी कर देगा, जिसके बाद मंगलवार से स्कूल कॉलेजों का संचालन वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में चल रही कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि कैबिनेट की बैठक में 9वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूलों को खोलने की इजाजत देने के साथ साथ प्रदेश के स्कूलों को भी खोलने का ये फैसला लिया है। हालांकि पहले से ही 8वीं तक, पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल अभी बंद रखने का फैसला लिया है। तो छत्तीसगढ़ से खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छत्तीसगढ़ में 10 महीने से बंद पड़े स्कूल को 16 फरवरी से खोले जाएंगे और इसी के चलते स्कूल के अलावा कॉलेज भी मंगलवार से खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर हरी झंडी दे दी है सीएम ने। सोमवार तक स्कूल कॉलेज को खोलने के संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग और साथ ही उच्च शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी कर देगा और जिसके बाद मंगलवार से स्कूल कॉलेजों का संचालन वो शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छत्तीसगढ़ में 10 महीने से बंद पड़े स्कूल को 16 फरवरी से खोले जाएंगे। साथ ही स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था, फैसला लिया गया था कि 16 फरवरी से स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल अभी बंद रहेंगे। फैसला लिया है इस बैठक में। छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था और छात्र छात्राओं को इसमें ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन इसके ऑनलाइन के चलते काफ़ी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन अब 10 महीने के बाद स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। 16 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। छत्तीसगढ़ से लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला है, जो प्रदेश में 10 महीने बाद स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिनंदन जुड़ गए हैं। अभिनंदन, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में, जहां 16 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, तो बच्चों में किस तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है? जी करिश्मा, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पूरे 10 महीने के बाद स्कूल कॉलेज मंगलवार से 16 फरवरी को जो है खोलने जा रही है सरकार। इसके लिए शनिवार को जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई थी। सोमवार तक स्कूल कॉलेजों को खोलने के संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद मंगलवार से जो स्कूल कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और इस संबंध में आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की स्कूलों को खोलने की इजाजत देने के साथ साथ प्रदेश के स्कूलों को भी खोलने का फैसला लिया है। हालांकि पहली से 8वीं तक के स्कूल अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन हाँ, आसार हैं कि आने वाले समय में जल्द ही ये स्कूल, इन कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। और आपको बता दें करिश्मा कि इस जो स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, इसमें कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की जाएगी और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और स्कूल के जो क्लासरूम्स है उसका समय समय पर सैनिटाइजेशन वगैरह, इनकी पूरी क्या गाइडलाइन की पालना की जाएगी और साथ में इनका पूरा अच्छे से प्रबंध किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की रहेगी और समय समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बारे में संज्ञान लेते रहेंगे। अभिनंदन, क्या लगता है कि 10 महीने बाद, 11 महीने बाद स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, इसी के चलते जिस तरीके से लॉकडाउन भी लगा दिया गया था, बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर देखने को मिला था, क्योंकि एक तरफ से सरकार ने ऑनलाइन को लेकर भी सुविधा उपलब्ध करा दी थी, लेकिन उसमें ऑनलाइन में ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी। और अब जब ये फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने कि अब यानी कि 16 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे, तो बच्चों से अगर आपने बातचीत की होगी तो बच्चों का क्या कुछ कहना है इस पर?
करिश्मा कि जैसे कि अभी बच्चों से बातचीत की और उनसे उनके रुझान जाने स्कूल को खुलने को लेकर, तो अधिकतर बच्चों में स्कूल खुलने को लेकर उत्साह भी है। और कई बच्चे जो कि 10 महीने से लंबी छुट्टी पर थे, जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी या फिर जो स्कूल को मिस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन में भी हालांकि पढ़ाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नेटवर्क इश्यू वगैरह का। तो जो ऑफलाइन में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जिन क्वेश्चंस वगैरह का अच्छे से सॉल्यूशन निकल सकता है, वो ऑनलाइन में नहीं निकल सकता। तो ऑनलाइन की पढ़ाई भी जो ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी, वो भी काफी हद तक अच्छी थी। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है, जिसमें बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो जो स्कूल के छात्र छात्राएं हमसे जुड़े थे, उन्होंने यही बताया कि जो ऑफलाइन क्लासेस है वो ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल है। अभिनंदन, क्या लगता है कि कोरोना के चलते एक पेरेंट्स को भी काफी एक डर सताने लगा था कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल, लेकिन अब जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं पेरेंट्स, उनके अंदर किस तरीके का डर बना हुआ है अभी भी, या कुछ अभी भी इससे संतुष्ट हो चुके हैं कि हम अब पूरी तरीके से बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, रुक करते हैं अगली खबर का। विदा होती शीत ऋतु के तेवर अभी भी ढीले नहीं पड़े हैं। दरअसल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में मध्यम से घना कोहरा सुबह के समय देखा जा सकता है। इसके उलट मध्य प्रदेश, पंजाब में न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई है। राजस्थान के उत्तरी और साथ ही पूर्वी भागों में भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी ठंड का असर अभी जारी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जाती जाती ठंड एक बार फिर अपना असर दिखा रही है। उधर यूपी की अगर बात करें, यूपी के बलिया में भी ढीवा गांव में भोर में खेत की सिंचाई करने गए किसान की ठंड लगने से मौत हो गई है। तो जाती जाती ठंड है, लेकिन इसके चलते अभी भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हालांकि फरवरी का महीना है और जाते जाते थोड़ा ठंड अभी और भी होगी और कहीं कहीं जगह पर कोहरा भी छाया रहेगा और उत्तर भारत में भी ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेगी। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, क्या लगता है कि अभी भी जाती जाती ठंड है, फरवरी का महीना है, लेकिन अभी कई जगह पर ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है मौजूदा स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से अभी तक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी भी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोबारा से ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जाती वक्त सर्दी है, यानी कि फरवरी का महीना लगभग कह सकते हैं आधा हो चुका है और लगभग अब जाते जाते ठंड का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। खास तौर पर बात करें मौसम की, तो मौसम की जो मार है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार लोगों को अंदर से खांसी जुकाम की दोबारा से लक्षण नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, क्योंकि इस तरफ तो हल्की दिन में दोपहर में गर्मी हो जाती है और दूसरी तरफ शाम के सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंड रहती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अभी भी डॉक्टर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है और यहाँ तक कि अपने आप को अभी ठंड से बचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है। मगर अभी भी लोग बात शायद गर्म कपड़े उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन के अंदर जो टेम्परेचर बदलता है उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग बात गर्म कपड़ों की जगह पर नॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से कोरोना के भी पूरे सिम्टम खत्म नहीं हुए हैं, कोरोना का भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वायरस वैक्सीन जरूर आई है, मगर अभी भी कोरोना वायरस से बचने के लिए इस तरीके के उपलब्धि जरूर हासिल करनी पड़ेगी। कि जिस तरीके से वायरस से बचना है तो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम के जो लक्षण है और जो कोरोना के लक्षण है वो लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसलिए अभी भी थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि मौसम है बदलाव जरूर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम से बचना भी है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया जाती जाती ठंड है, इसमें सीधा सीधा असर बुजुर्गों पर भी पड़ने लगा है, बच्चों पर पड़ने लगा है। और अगर अस्पताल की बात करें, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना काल है तो दूसरी तरफ एक वैक्सीन भी आ गई, लेकिन अभी भी असर इसके लगातार बरकरार है। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में मरीजों की भीड़ कितनी देखी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल की जो स्थिति के अंदर जो अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया गया था, अब दिल्ली सरकार उनको कोविड सेंटर से हटा रही है, नॉर्मल अस्पताल बना रही है और वही चीज अब लोगों के लिए इलाज के लिए भी कारगर हो रही है। मतलब जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और कहीं जाते जाते मौसम में बदलाव हो रहा है और लोगों के अंदर
अस्पतालों के अंदर दोबारा से खांसी जुकाम के लक्षण की वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास भीड़ नजर आने लगी है, क्योंकि डॉक्टर भी चाहते थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मगर जिस तरीके से अब दोबारा से लक्षण बदल रहे हैं, यानी कि कोरोना के और जो नॉर्मल खांसी जुकाम के जो लक्षण है वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो इससे अभी संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि वायरस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और वायरस के जो टीकाकरण है अभी तक पूरी तरह से जनता तक नहीं पहुंच पाया। तो अभी थोड़ा सा संभल के जरूर रहना है, तब भी नॉर्मल खांसी जुकाम और कोरोना के जो लक्षण है वो मिलते जुलते कहीं ना कहीं जाते जाते दोबारा से कोरोना का अटैक ना देखना पड़े, इसीलिए कहीं ना कहीं संभल कर रहने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाती जाती ठंड है और लगातार जो अपने ठंड का असर है वो तेवर है वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लगातार मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है कि जाती जाती ठंड है, अपने आप को बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अस्पताल में लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बरकरार है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।